नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। ललित मोदी का लंदन में रॉबर्ट और प्रियंका से मिलने का दावा, बीजेपी को मिला पलटवार का मौका, कांग्रेस का सुषमा वसुंधरा से ध्यान भटकाने का आरोप। शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो टेप पर सियासत तेज हुई, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी का मुख्यमंत्री की आवाज होने से ही इनकार। तीस्ता सीतलवाड़ की कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच, केंद्र सरकार ने दिए कंपनी के सभी खाते सील करने के आदेश, फोर्ड फाउंडेशन से मिली राशि पर संदेह। विकसित देशों की उदार मौद्रिक नीतियों पर रघुराम राजन की चेतावनी, महामंदी की ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था, 1930 के दशक जैसे बन रहे हैं हालात। और फ्रांस, ट्यूनीशिया और कुवैत में आतंकी हमले, 40 से ज्यादा लोगों की मौत, तीनों हमलों में आईएस के आतंकवादी शामिल होने की खबर। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। ललित मोदी को लेकर मदद देने के आरोपों की राजनीति अब तेज हो गई है। ललित मोदी के रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका से मिलने के दावे के बाद बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। ललित मोदी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है। ललित मोदी का कहना है कि गांधी परिवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं। लंदन में उनकी प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई थी। इस बयान से बीजेपी को भी कांग्रेस पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। रॉबर्ट वाड्रा को लंदन में वो अगर ललित मोदी से मिला था और 2013 में मिला, 2014 में मिला, तो उससे पैसे जो दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, क्या उसकी वसूली के लिए तो नहीं गया था? कांग्रेस ने ललित मोदी का बयान को बचकाना और मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया है। ये ना कोई अपराध है। इस प्रकार की बचकाना बातें करने की बजाय वास्तविक मुद्दे से मुंह मत मोड़ें। कांग्रेस ने ललित मोदी मामले में प्रधानमंत्री की सफाई और वसुंधरा राजे के इस्तीफे पर अड़ी है। वहीं बीजेपी वसुंधरा राजे का बचाव करने में जुटी है। हम देश के प्रधानमंत्री से आशा करते हैं कि अब मौन तोड़ेंगे, वो तत्काल कार्रवाई करेंगे और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री से त्यागपत्र लेकर। वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक रेफरेंस क्या दिया, सिर्फ इनको ये जानती हैं ये कह दिया, उस पर कांग्रेसी हंगामा बर्पा कर रहे, और कांग्रेसियों से इतने अच्छे संबंध उनके रहे, उस पर कांग्रेसी कुछ बोलने को तैयार नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे ललित मोदी की मदद का आरोप है। कांग्रेस इस मामले में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का इस्तीफा मांग रही है। प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। लेकिन इस बीच राजस्थान बीजेपी ने भी वसुंधरा राजे का बचाव किया है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि वसुंधरा राजे पर लगाए जा रहे आरोप सही नहीं है। पार्टी का मानना है कि ललित मोदी को लेकर वसुंधरा ने जो बयान दिया था वो सही है। यह ड्राफ्ट स्टेटमेंट था, जैसा कि मीडिया ने स्वयं स्वीकार किया है। माननीय मुख्यमंत्री अंततः ना तो कभी यूके के किसी न्यायालय में कभी भी उपस्थित हुई, ना ही ऐसे किसी न्यायालय के समक्ष बयान दिया, और ना ही इससे संबंधित कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये मैं समझना चाहूँगा कि अब तक बीजेपी पर कांग्रेस हमला कर रही थी और ललित मोदी एक ट्वीट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और वापस मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पर निशाना साधती है बीजेपी। क्या वाकई किस तरीके की राजनीति दिख रही है, वाकई फैक्ट या फिर मैं कहूँ तथ्यों से बहुत दूर राजनीति सिर्फ आरोपों के सहारे है? सवाल है कि ललित मोदी ट्वीट के मास्टर, जैसे यहाँ के मोदी, हमारे मोदी साहब ने सोशल मीडिया पे कब्जा करके पूरा अपने पॉइंट ऑफ बताया। ललित मोदी को लगता है कि डाइवर्ट करते रहो, कि केस जो है क्या है, किस बात पे है, मेरिट है, उस पर चर्चा बंद हो गई है। किसी ने कहा भगोड़ा है, आज 3 जजेस ने कह दिया वो भगोड़ा है ही नहीं, कोई उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है, वीक केस है, वो डिपोजिशन कर सकता है। जब फैक्ट्स कमज़ोर हैं
तो राजनीतिक दल एक दूसरे की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते रहे हैं कि मैं मैच में उसके साथ था या नहीं था। अब नरेंद्र मोदी लंदन में रहते हैं, लंदन में 2-3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसमें आप जाएंगे, कोई भी इंडियन जाएगा वहाँ ज़रूर जाएगा। अब नरेंद्र मोदी वहाँ जाते होंगे या किसी ने उनको टिप ऑफ दे दी होगी, वहाँ गए हैं। और कई क्रिकेट मैचों में मैंने देखा जब प्रियंका और वड्रा साहब जाते थे तो नरेंद्र मोदी उनको वेलकम भी करते थे। उनके संबंध IPL कमिश्नर सब पार्टी के लोगों के नाथ थे, काफ़ी लोग उनके इन्वाइट करने पर जाते थे, बड़े बड़े पत्रकार जाते थे, बड़े बड़े मालिक जाते थे, उद्योगपति जाते थे, काफ़ी जुडिशरी के लोग भी जाते थे। तो मोदी उन सब इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा के उसकी फोटो खींची हुई है सबके साथ। अगर आप देखेंगे ट्वीट के ऊपर उसने बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी ट्वीट की फोटो भी लगा रखी और मार्केटिंग का माहिर है, मार्केट का माहिर है। उसने वहाँ जाकर प्रियंका और उनको देखा, उनके साथ हाथ मिलाया होगा, हेलो हेलो की होगी, उसका ट्वीट कर दिया। अब इनको लगा कि बीजेपी को इसके तनके का सहारा सही, उसके बाद कांग्रेस को लगा कि ये तो औपचारिक बात है, किसी को एक्स्ट्रा में मिल जाना कोई क्राइम बात नहीं है, परंतु उसके संबंध सब लोगों के साथ हैं। हर पार्टी उसको, क्योंकि क्रिकेट में जो है जब स्पोर्ट्स में कोई राजनीति नहीं होती, वो जब IPL कमिश्नर था सब पार्टियों को खुश रखता था। अगर क्रिकेट को देख कर चलें उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें NCP के लोग भी हैं, उसमें BJP के लोग भी हैं, उसमें मार्क्सिस्ट भी हैं, सब जगह असम से भी लोग हैं। तो हर तरह के लोग, वो क्रिकेट जो है वो एक साझा सरकार है। यानी कि कल तक वो जो तमाम पार्टियों के लोग ललित मोदी के साथ खड़े होते थे या उनके कहने पर मैच देखने या फिर फंक्शन में पहुंचते थे, आज किनारा करते नजर आते हैं। लेकिन ललित मोदी की मार्केटिंग है या फिर मैं कहूं कि उनके पुराने ऐसे संबंध थे जो कि धीरे धीरे ट्वीट के जरिए सामने ला रहे हैं और कहीं राजनीतिक जो एक लड़ाई है आरोप प्रत्यारोप की, उसको एक तरीके से हवा दे रहे हैं। नहीं, वो तो डाइवर्ट कर रहे हैं। उनका यह है कि ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई केस है ही नहीं। आप भगोड़ा कह रहे हैं, कौन से कोर्ट ने मेरे खिलाफ वारंट इशू किए हैं? और जबकि ब्लू, जेटली साहब ने खुद ही कहा कि लाइट ब्लू, जिसका मतलब होता है कि कोई बात ही नहीं उसके अंदर। तो UPA सरकार जब जिन्होंने चार्जशीट उनके खिलाफ बनाई या उनको नोटिस दिए, उस सरकार ने उनको रेड अलर्ट भी इशू नहीं किया। तो गलती तो उनकी कि उस सरकार के दौरान क्यों नहीं उतने सारे उनके खिलाफ मांगा, क्यों नहीं वहाँ से उन्होंने कमीशन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में क्यों नहीं उनके खिलाफ वारंट इशू किए और बुलाया क्यों नहीं? तो इसलिए कांग्रेस की कमजोरी भी है, उन्होंने केस चलाया पर उसके ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद BJP वाले जब आए, जब उन्होंने आगे बढ़ाने की थोड़ी बहुत कोशिश की होगी, परंतु लगता है कि वहाँ वसुंधरा राजे, क्योंकि उनके मित्र रही हैं, आज की नहीं है, 20-25 सालों से हैं, तो उन्होंने अगर स्टेटमेंट उनके, क्योंकि विटनेस होना किसी भी केस के अंदर, जस्टिस का मतलब क्या होता है कि हर केस के 2 पहलू होते हैं। तो जब विटनेसेस बुलाई जाती हैं दोनों तरफ से, अगर वसुंधरा राजे गई हैं तो उसमें पॉलिटिकल देख सकते हैं आप कि लीडर ऑफ अपोजिशन को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। परंतु आपने जो कहा कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आजकल चल रही है कि मैं सबसे ज़्यादा आरोप लगा सकता हूं, दूसरा उसके प्रत्यारोप करते हैं, तो कोई चीज़ भी मिल जाए, ट्वीट के बहाने कि वहाँ खाना खाने गए थे, आपने समर्थन कर दिया, वहाँ मैच देखने गए थे, आपने समर्थन कर दिया, आप लंदन में स्टेटमेंट दे के आ गए तो आपने समर्थन कर दिया, सुषमा स्वराज ने कहा कि मैंने अस्पताल में भेजना मानवीय था, उसका समर्थन कर दिया। मतलब कहीं मानवता बची है, मानवीयता भी बची है कि नहीं इस देश का? हर चीज़ को आप क्रिमिनल दृष्टि से, सपोर्ट की दृष्टि से, पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस के रूप में क्यों देखते हैं? और प्रभु, इस पूरे मसले पर अगर मैं कहूँ, क्योंकि आपने इसको करीब से देखा भी है, IPL का जब शुरू हुआ तो उससे लेकर जो विवाद जुड़े, कहीं भी ये दोनों पार्टियां, आपको लगता है कि तथ्यों के आधार पर केस की बारीकियों को समझाने या फिर केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करती दिखी है, या फिर महज खानापूर्ति और प्रचार और राजनीति? आपने किसी टीवी चैनल पे या अखबार में देखा है कि उसके खिलाफ चार्ज क्या है, उसने जवाब क्या दिया है, उसने अपने ट्वीट पे लगाया? कोई भी राजनीतिक पार्टी दोनों तरफ से वो केस को डिस्कस कर रही है कि उसका क्राइम क्या है, डिस्कस करिए। जनता को पता रहना चाहिए कि वो 400 करोड़ ले गया, 800 करोड़ रुपये ले गया, 1000 करोड़ रुपये ले गया, उसकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए। तो मेरिट केस की क्या है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, उसके विरोध में कौन है, जो विरोध में है वो कई लोगों को हीरो लगता है, जो सपोर्ट में है वो उनको क्रिमिनल लगता है। इस तरह से ही राजनीति हो रही है। तो जो केस आपने जो बात की कि लोग खाना पूर्ति जरूर कर रहे हैं, अब 2-4 फाइलें और बढ़ जाएंगी, अब कंट्रोवर्सी हो गई है, पार्लियामेंट आने वाली है तो 2-4 बातें बढ़ जाएंगी, पर उसके खिलाफ, क्योंकि उसका कहना ये कि मेरे पास केस क्या है, चार्ज क्या है, उसके ट्वीट के ऊपर देखे चाहे उसके कहते हैं मेरे ऊपर चार्ज क्या है, हो सकता है उसके खिलाफ चार्ज सीधे चार्ज दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट पे केस डिसमिस मैं उसके मेरिट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि एजेंसी तो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सरकार को चाहिए, बाकी लोगों को भी चाहिए कि उसके केस क्या है उसके ऊपर चर्चा करें, जनता को पता लगे कि वो भगोड़ा है या नहीं है। क्या सिर्फ अब सीमित यहाँ तक राजनीति है कि आरोप लगाइए और अगर इस्तीफा मांग लिया और इस्तीफा किसी कारण से हो जाता है तो एक जीत के तौर पर जीत को निकला, यही है इस्तीफे की राजनीति है। क्योंकि लगा हुआ है कि बीजेपी वालों ने इस्तीफे करवाए, पहले मनमोहन सिंह ने इस्तीफे दिए और उनके, क्योंकि उनके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस कोर्ट में रजिस्टर हुए, यहाँ पर अभी तक उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हुआ, उसके ऊपर सिविल केस है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केस हैं, सिविल केस हुआ ही नहीं है। तो
उसको सपोर्ट करने के ऊपर मॉरल अथॉरिटी हो सकता है पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो कि किसी मिनिस्टर को, जबकि एक मिनिस्टर के खिलाफ उनको बुला रही है देश के अंदर, दूसरे मिनिस्टर को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रोप्राइटरी हो सकती है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को स्टेटमेंट देनी कि नहीं चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने के बाद क्या अपनी मित्रता वो खत्म कर दें? क्या कोई मनुष्य जो ऑफिस होल्ड करता है वो ऑफिस से बंधा हुआ है कि अपने मित्रों का, कल को मेरे बेटे के या किसी और के खिलाफ कुछ हो जाए तो मैं अगर कोई सपोर्ट कर दूं, कहेंगे जी आप तो एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस सपोर्ट कर दिया, तो गलत है। तो मेरे को आपने जो बात कही है ना कि आप डिस्कशन सिर्फ राजनीति है, और जो एक बड़ा मुद्दा इसको लेकर उठाया गया मीडिया में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, वो तो चल रहा है, उनके बेटे का और उनके प्राइवेट डील हुई है जो भी है, क्योंकि उनके संबंध जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से हैं, जब वो राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट नेता नहीं थी तब से, उनकी माँ जब थी तब से उनके संबंध है उसके। तो उन संबंधों को कैसे छोड़ दिया जा रहा है वसुंधरा राजे के? हो सकता है उनके बेटे ने उनसे लोन लिया, कंपनी दी। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज को उठा लें या पॉलिटिशियन को उठा लें, हर एक के बेटा बेटी ने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस करना या वकालत करना क्राइम है, कि बच्चों को क्यों बीच में लाते हो आप? उनको करने दो बिजनेस। जब आप प्रूव करो कि उसने पैसा लिया जो गलत किया, उसके बदले में अगर वसुंधरा ने क्या स्टेटमेंट तो 2014 में दी ना, वो पैसे पहले से आए हुए हैं, तो क्या फेवर क्या की ललित? फेवर क्या किया? एक आखिरी सवाल रहू, इस तमाम शोर शराबे हो हल्ला के बीच, आरोपों के बीच में आपको लगता है कि जो असल केस है वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा, कोई नतीजा दिखेगा? अभी तक कौन से केस मुकाम तक पहुंचे हैं एनफोर्समेंट के, ये बताइए मेरे को। किसी को सजा हुई है आज तक? जेल में गया किसी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने केस किया हो? कि इतने पेचीदा केस होते हैं, फॉरेन मनी आना, वहाँ से एफिडेविट लाना, कोई सरकार बताएगी नहीं क्या आप चार्ज लगा दीजिए, परंतु प्रूव नहीं होते। ब्लैक मनी कितने नाम अगर बैंक से आए हैं, आज तक किसी को सजा हुई है? पेनल्टी हुई होगी किसी ने, मान लिया उसने। तो मेरे को लगता है ये केस इतना पेचीदा है, उसके हिसाब से कोई अंजाम तक वो पहुँचेगा नहीं। थोड़ा ये कि 2-4 नोटिस और दिए जाएंगे, परंतु लगता नहीं है कि इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें कोई अभी तक प्रूव ही नहीं हो रहा। कुछ दिन राजनीति और उसमें अगर करेंगे तो जितनी पार्टियों ने फैसला लिया है सबके नाम आएंगे। जी प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। बनेंगे स्मार्ट शहर, बदलेगी तस्वीर। कैसे होगा ये काम? देखिए देश देशांतर स्मार्ट सिटी, आज रात 8:30 बजे। सुषमा, वसुंधरा, स्मृति और पंकजा के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस के निशाने पर हैं। ताज़ा मामला ऑडियो टेप से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता को वोट के एवज में सम्मानित करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। ये चुनाव के बाद में सम्मानित करने का काम मैं कर दूंगा, बिल्कुल इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये ऑडियो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। इस ऑडियो में चौहान चुनाव में समर्थन के एवज में अपनी ही पार्टी के एक नेता को सम्मानित करने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, शिवराज ने मंदसौर के नेता राजेश चौधरी से अपनी जाति के वोटों को एकजुट करने को भी कहा। ये चुनाव के बाद में सम्मानित करने का काम मैं कर दूंगा, बिल्कुल इससे बेहतर स्थिति में पहुंचा दूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। गोरवाल जाति के लोगों के समर्थन मांग रहे हैं, ये दोनों निर्धारित माननीय चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता के विपरीत है, और इसीलिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे तत्काल इसका संज्ञान लेकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बीजेपी ने इस ऑडियो टेप को जाली बताते हुए इसमें मुख्यमंत्री की आवाज होने से साफ इनकार किया है। सीडी क्या है ये तो जांच के बाद समझ में आएगा, जांच के बाद इसकी पता लगेगी। कूटनीति से बनाई हुई सीडी है ये, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, इसकी प्रामाणिकता की पहले जांच करनी पड़ेगी। मंदसौर की गरोठ विधानसभा सीट पर शनिवार को वोट डाले जाने हैं। राजेश चौधरी इस सीट पर दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने चंदर सिंह सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया। पार्टी को डर था कि राजेश चौधरी भीतरघात कर सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें फोन कर पार्टी के पक्ष में काम करने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
महाराष्ट्र की महिला विकास मंत्रालय से जुड़े कथित घोटाले में नया मोड़ आ गया है। घोटाले की शिकायत करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने धमकी मिलने का आरोप लगाया है। सावंत ने ही इस घोटाले से जुड़े दस्तावेज एंटी करप्शन ब्यूरो को मुहैया कराए थे। इस बीच पंकजा मुंडे के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज प्रदर्शन किए। पंकजा का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोहराया कि विपक्ष के सबूत देने पर वो मामले की जांच कराने को तैयार हैं। कांग्रेस ने पंकजा पर टेंडर के बिना 206 करोड़ की सरकारी खरीद के प्रस्तावों को एक ही दिन में मंजूरी देने का आरोप लगाया है। हालांकि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर में दावा किया गया कि 206 करोड़ में से 114 करोड़ का ठेका सिंधुदुर्ग की महिला कांग्रेस नेता के एनजीओ को दिया गया। सीबीआई की ओर से कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को राहत मिली है। सीबीआई ने 1984 दंगों से जुड़े एक मामले में टाइटलर के खिलाफ गवाह को प्रभावित करने को लेकर नई एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत को इसकी जानकारी दी है। अदालत ने टाइटलर को क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करने के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। पीड़ितों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने विरोध याचिका दायर करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा था। We will file the application in the court seeking the registration of the cases against Title on the basis of these two offences. Now, on the main case regarding the murder of 3 persons at Gurdwara Pulbangash, now the next date is 30th of July, and we will file the protest petition challenging the closure report in that main case. गबन के मामलों का सामना कर रही सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई तीस्ता की कंपनी को फोर्ड फाउंडेशन से मिले पैसे की जांच करेगी। केंद्र ने सीबीआई से तीस्ता की कंपनी के खाते को सील करने को कहा है। तीस्ता की कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिशिंग प्राइवेट ने गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना फोर्ड फाउंडेशन से $2.9 लाख यानी करीब 1 करोड़ 85 लाख रुपए का अनुदान लिया। तीस्ता पर विदेशी योगदान नियमन कानून के उल्लंघन का आरोप है। मौद्रिक नीति पर विकसित देशों के लचीले रुख पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने वैश्विक मंदी की चेतावनी दी है। उनका मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1930 के दशक जैसे हालात बन रहे हैं। लंदन बिजनेस स्कूल में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्रीय बैंकों से मौद्रिक नीति के नए नियम बनाने की हिमायत की। 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी में दुनिया भर के जीडीपी में 15% की गिरावट आई थी। आर्थिक जगत की नीतियों को तैयार करने में आज भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस दौर का ख्याल रखते हैं। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी की ओर जाने को लेकर आगाह किया है। लंदन बिजनेस स्कूल को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि हम ग्रोथ बढ़ाने के लिए धीरे धीरे उन परिस्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं जो 1930 के दशक में थी। हमें बेहतर समाधान के लिए नए नियम की जरूरत है। केंद्रीय बैंकों के लिए मंजूर वैश्विक नियमों पर बहस शुरू करने का समय आ गया है। हालांकि राजन ने माना कि भारत में हालात अलग हैं, जहां आरबीआई को अभी भी निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत दरों में कटौती करनी है। He is only presenting the frustrations of the central bank governors across the emerging and developing economies. And also I think what he is saying yesterday is that if we don't have a coordinated policies, what we are going to see is that we are not going to generate any additional growth in the world. Rather, we are only transferring growth from one country to another country. राजन की आशंकाओं की सबसे बड़ी वजह विकसित देशों की उदार मौद्रिक नीति है। अमेरिका में ब्याज दरें 0.25% पर बरकरार हैं, वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में ये आंकड़ा 0.5% और 2% है। इसके विपरीत ब्राजील में ये दरें 13.75%, भारत में 7.25% और चीन में 5.1% है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि वैश्विक मंदी से बचने के लिए विकसित देशों को मौद्रिक नीति को लचीला बनाने से बचना होगा। One hand we see the taper tantrum happening, on the other hand we see other bigger blocks like Japan and European Union coming with quantitative easing. So this kind of confusing policies among the developed countries are creating instability in the policy making of the emerging market economies like ours. इससे पहले 2008 में जिस वैश्विक मंदी से दुनिया को दोचार होना पड़ा था, उसको लेकर रघुराम राजन ने सालों पहले सतर्क कर दिया था। उस वक्त राजन को वित्तीय मामलों की जानकारों की चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन बाद में राजन की आशंकाएं सही साबित हुईं। भविष्य में मंदी से बचने के लिए रघुराम राजन ने विकसित और विकासशील देशों की मौद्रिक नीति में तालमेल पर बल दिया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
और उस बीच रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए को आर्थिक विकास के लिए खतरा माना है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय बैंक मंदी से लड़ने की हालत में नहीं है। एनपीए पर काबू करने के लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकों से सख्त रिकवरी तंत्र बनाने को कहा। सितंबर 2015 तक बैंकों का एनपीए 4.6 से बढ़कर 4.8% होने की आशंका है। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन दुनिया में आर्थिक मंदी लौटने की शंका जता रहे हैं, लेकिन देश के बैंक मंदी से लड़ने की हालत में नहीं हैं। बैंकों का एनपीए यानी दिया हुआ कर्ज डूबने के मामले बढ़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि सितंबर 2015 तक बैंकों का एनपीए यानी कभी न लौटने वाली रकम बढ़कर 4.8% हो जाएगी। मार्च 2015 में ये 4.6% था। बैंकों का दिया हुआ 11.1% कर्ज अभी फंसा हुआ है। सार्वजनिक बैंकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। मार्च 2015 तक इन बैंकों को दिए हुए कुल लोन का 13.5% पैसा बाजार में फंसा हुआ था। Continuously we have been monitoring, we are sitting with them to we are working with them and guiding them to bring in appropriate additional capital, and the banks will have to tone up their recovery efforts. So it is a continuous process because it's not one-off exercise. रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों की ना लौटने वाली उधारी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी राज्य बिजली बोर्डों की है। इधर प्राइवेट बैंकों के एनपीए को लेकर जारी की गई रिजर्व बैंक की शंका के बाद शुक्रवार को सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि बढ़ते हुए एनपीए का अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर बुरा असर पड़ेगा। अगर पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सुदृढ़ न किया गया तो बैड लोन जो हैं, एनपीए जो हैं, वो 5 लाख करोड़ रुपए तक को भी पार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक खनन, लोहा और स्टील, टेक्सटाइल, ढांचागत सुविधा और हवाई परिवहन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकों का 51.1% कर्ज फंसा हुआ है। इसमें भी स्टील उद्योग पर बैंकों की बकायेदारी बढ़ी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। फ्रांस के दक्षिणी इलाके ग्रेनोबिल में गैस फैक्ट्री पर आज आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। आतंकी संगठन आईएस का झंडा लेकर एक हमलावर कंपनी में दाखिल हुआ और शख्स की हत्या कर दी। इसके बाद बिल्डिंग के भीतर धमाका कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने इसे आतंकी हमला करार दिया। घटना के बाद पूरे फ्रांस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ब्रुसेल्स में हुई ईयू की बैठक बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट गए। इस साल की शुरुआत में पेरिस के मार्केट और मैगजीन चार्ली एब्दो के दफ्तर पर भी आतंकी हमला हो चुका है। L'attaque est de nature terroriste. Dès lors qu'il a été retrouvé un cadavre décapité avec des inscriptions. अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के 2 होटलों पर हुए आतंकी हमले में 25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमलावरों और सुरक्षा गार्डों के बीच मुठभेड़ हुई और ट्यूनीशिया के गृह मंत्रालय ने एक हमलावर के मारे जाने की पुष्टि की। हमले में आतंकी संगठन आईएस का हाथ होने की आशंका जताई गई है। उधर कुवैत की मस्जिद में हुए आतंकी हमले में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। चश्मदीदों के मुताबिक जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमलावर अल इमाम अल सादिक शिया मस्जिद में घुसा और ख़ुद को विस्फोट से उड़ा लिया। यहाँ पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही। नमस्कार।